हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 जनवरी 2023 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी 24 जनवरी को मनाया गया। 21वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें प्रपेडा फिल्म के लिए एक्ट्रेस का अवार्ड भारत में आया हुआ है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, इसने अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले एसटीईएम इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और वहीं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम में और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान ने। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी का विमोचन किया है। ये एक पुस्तक है। और अभी उड़ीसा राज्य का अस्का थाना, ये देश का नंबर 1 थाना या कहें देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। आईसीसी ने 2022 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला टी20 टीम जारी की है, जिसमें टोटल दोनों मिलाकर के 7 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। 3 पुरुष खिलाड़ी पुरुष वाली टीम में, 4 महिला खिलाड़ी महिला वाली टीम में। पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जाएगा और ये फरवरी में होगा। और अभी अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा तुरग्या महोत्सव मनाया जा रहा है। 24 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिवस इंदिरा गांधी जी से संबंधित है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को ये पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी हरजीत सिंह अरोड़ा जी का निधन हो गया। ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। ये टॉप 11 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? तो देखिए 25 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी दोनों आप ऑप्शन लगा देंगे। 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे। दोस्तों, ये 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में चुनाव आयोग का हुआ था गठन। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। तो चुनाव आयोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वोटिंग के बारे में खास करके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 2011 से और इस बार की थीम रखी गई है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा और डीपली जाएं तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण कुमार गोयल जी। इनका नाम तो आप याद ही रखेंगे। वैसे चुनाव आयोग से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जैसे चुनाव आयोग ने अभी मैथिली ठाकुर को बिहार में चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, या कहें बिहार का स्टेट आइकन चुना है इनको। चुनाव आयोग ने ही अभी त्रिपुरा में 90% से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए इस बार मिशन 929 शुरू किया है। कौन सा? मिशन 929। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी अब 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसको दर्जा किसने दिया? भारतीय चुनाव आयोग ने ही दिया। तेलंगाना में एक पार्टी थी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, इसका नाम बदल करके बीआरएस हो गया है। इसको मंजूरी किसने दी? चुनाव आयोग ने ही दी है। ठीक है, चुनाव आयोग गुजरात में अभी 1 वोटर्स के लिए जाकर के पोलिंग बूथ बनवाया था। ठीक है, केवल 1 वोटर्स के लिए, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। वैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी अभी विधानसभा चुनाव हुए। गुजरात में तो बीजेपी रिपीट हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है नए बनकर के आए हैं सीएम कांग्रेस पार्टी से। याद रखना है ये सारी चीजें आपको। अब हम लोग 25 जनवरी को ही मनाए जाने वाले दूसरे इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ना, ये भारत के राष्ट्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से ही, जब भारत आजाद हुआ। जस्ट उसके 1 साल बाद से ही हम लोग पर्यटन पर फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों पर्यटन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एक पर्यटन से आता है अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए हम लोग पर्यटन पर फोकस करना शुरू कर दिए थे 1948 से ही। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है भारत में।
देखो अगर विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात की जाएगी तब आप 27 सितंबर बताएंगे, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाएगी तब आप 25 जनवरी बताएंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार की थीम है रूरल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म। ठीक है, रूरल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म यानी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन इस बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैंने करवाया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत का पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन समिट आयोजित किया गया। आर्टिकल देखोगे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का, फर्स्ट एवर इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 25। तो ये सम्मेलन दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामान को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए ये की गई थी। यानी कि मेड इन इंडिया जो सामान है, जो भी डिजिटल इक्विपमेंट है, वो दुनिया भर में उसको एक्सेप्टेंस मिल सके, दुनिया भर में उसको पहुंचाया जा सके और उसकी क्वालिटी बताया जा सके कि देखो हम लोग जो बनाते हैं वो चाइना माल की तरह नहीं है, हम लोग की जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। ठीक है, इसकी चीज के बारे में। अच्छा, दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट होने वाली है ना 2023 में, उसमें इंडिया स्टेक फोकस क्षेत्रों में से एक होने वाला है। यानी इंडिया पर लोगों का फोकस होने वाला है इस समिट में। जैसे कि मैं आपको कई बार बताया हूं, जब भी कोई समिट होती है तो उसमें फोकस राज्य या फिर फोकस स्टेट चुना जाता है। तो उस फोकस जो रीजन होंगे ना, जो दुबई में होने वाला है, अबू धाबी में समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, उसमें भारत होगा एक। ठीक है, तो भारत के जो प्रोडक्ट है वो वहां पर अच्छे तरीके से दिखाए जाएंगे। अच्छा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये होने वाली है अबू धाबी यूएई में, लेकिन ये होगी कब? फरवरी में। और इसकी थीम इस बार रखी गई है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेनाओं ने कहां पर समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 शुरू किया? तो देखो भारतीय सेनाओं ने अभी हाल ही में ट्रोपेक्स 2023 आयोजित किया है हिंद महासागर में। इसमें भारत की तीनों सेनाएं प्लस तटरक्षक बल जो है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी शामिल हो रहा है। यहाँ पर तो आप इंडियन नेवी का आर्टिकल देख पाओगे, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ट्रोपेक्स। तो इसका ट्रोपेक्स 2023 जो है, ये इंडियन नेवी जो है लार्जेस्ट वार गेम है और इसमें शामिल हो रहा है। इसमें देखो 2023 के एडिशन में न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब शामिल हो रहे हैं। ठीक, अब देखो ट्रोपेक्स जो है ना, ये वैसे शुरू तो हुआ था 2005 में ही, लेकिन रेगुलर तरीके से 2015 के बाद इसका आयोजन होना शुरू किया गया। तो ये प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें सभी सेनाएं मिलकर के हिस्सा लेती हैं। अब इसी ट्रोपेक्स के अंतर्गत होता है कई अभ्यास, जैसे इम्फेक्स हुआ, ठीक है, और एम्फीबियन करके होता है। ये सभी एक्सरसाइजेस इसी के तहत आते हैं, इसी के अंडर में होता है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, 3 महीने की अवधि तक चलेगा ये। तो जनवरी से लेकर के मार्च तक ये चलने वाला है। तो ये बंदरगाह यानी कि पोर्ट और समुद्री दोनों ही चरणों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेनाओं का ही है। चलो मैं भारतीय सेनाओं से सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वहीं भारतीय तटरक्षक बल, इसको 1 फरवरी कह देते हैं, 1 फरवरी को स्थापना हुआ था, तो 1 फरवरी कह सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? देखो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना की बात की जा रही है, तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहां पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन उत्तर भारत में अगर पूछा जाए तब आप चंडीगढ़ बताएंगे। आज की बात से चंडीगढ़ गेट्स नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी क्षमता होने वाली है 2000 किलोवाट पावर की। तो इसमें बनवारी लाल पुरोहित जो है, जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, और चंडीगढ़ क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके ये प्रशासक भी हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस परियोजना को बनाने में 11 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मिनिमम 35 लाख यूनिट पर ईयर ये प्रोड्यूस करेगी सोलर एनर्जी।
तो ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सौर परियोजना होगी। आगे, हाल ही में अमूल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अमूल अमूल जो आप अमूल दूध जानते हो ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सामल भाई पटेल। सामल भाई बी पटेल, देखिए आप यहाँ पर आर्टिकल है, अमूल इलेक्शन, सामल भाई पटेल टू कंटिन्यू एज ए जीसीएमएमएफ चेयरमैन। ये जीसीएमएमएफ क्या है? तो देखो, अमूल के नाम से तो हम लोग सब जानते हैं इसके प्रोडक्ट को, लेकिन एक्चुअली में ना अमूल कंपनी का नाम नहीं है, अमूल इसके एक प्रोडक्ट का नाम है। इस कंपनी का नाम है जीसीएमएमएफ यानी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ। तो इस कंपनी के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को ये कंपनी का नाम नहीं मालूम, सोचते हैं ये अमूल कंपनी होगी, नहीं। अमूल की जो कंपनी है, अमूल तो एक प्रोडक्ट का नाम है, ये है कंपनी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ। ठीक है, तो इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सामल भाई पटेल को फिर से, और उपाध्यक्ष के रूप में बलमजी हुंबल को नियुक्त किया गया है। अब करते हैं रिवीजन पिछले साल का। तो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले हैं। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन चुका है। और अभी हाल ही में डीजी यात्रा शुरू किया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक है, और विलियम रूटो को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है केन्या में, यानी कि केन्या के राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो। इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन मलेशिया में किया गया, और लंदन में दादा भाई नौरोजी जी के, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी थे, इनके घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। फीफा ने भारत के महासंघ को निलंबित कर दिया था कुछ दिनों के लिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। हालांकि कुछ दिन के बाद से इस पर यह बैन जो था ये हटा दिया और इसको अप्रूव कर दिया, और उसके बाद आगे चल करके भारत जो है अंडर 17 विश्व कप महिलाओं वाला इसको होस्ट भी किया, स्पेन खिताब भी जीता। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां पर विकसित किया गया? हैदराबाद में विकसित किया गया है। क्लियर? देखो 10 क्वेश्चन आज भी हम लोग तैयार कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक्चुअली में 25 जनवरी 1971 को ये राज्य अस्तित्व में आया था, यानी पूर्णतः भारतीय राज्य का इसे दर्जा मिला था। ये भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा बना? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। अच्छा, किसी दिन मैं आपको इंडिया के मैप में ना बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश की इंडिया में राज्यों का गठन कैसे कैसे होता गया, किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। तो कई दिनों से मन में ये ख्याल आता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कभी ये बना करके बताऊं। आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बहुत लोग को ये भी दिक्कत होती है और बहुत ही ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आराम से आप याद रख लोगे। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो 25 जनवरी 1971 को 78वां राज्य बना था। इसके पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये अपना बॉर्डर कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से शेयर करता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बॉर्डर अपना किससे किससे शेयर कर रहा है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। झीलों की अगर बात करें तो चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका झील प्रमुख झीलें हैं। परासर झील भी है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क में पिन वैली नेशनल पार्क बड़ा पूछा जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, और वहीं राज्य के पशु है हिम तेंदुआ, राज्य के पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन और राज्य के पुष्प है गुलाबी बुरांस। क्लियर? हेलो दोस्तों, एनजेटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे पे एनजेटी लाया है आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा। सिर्फ 2 दिनों के लिए हमारे सभी ई बुक्स और सभी वीडियो कोर्सेज पर मिल रहा है 60 से 80% तक का डिस्काउंट। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने सपनों को साकार करने का। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एनजेटी ऐप और यूज कीजिए कूपन कोड आजादी। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां पर मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 दोस्तों नागालैंड में मनाया गया। मुझे पता है इसको देख करके बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर संतरा महोत्सव, ऑरेंज मतलब संतरा होता है, संतरा महोत्सव तो आप हमेशा बताते हो कि ये मणिपुर में मनाया जाता है। बिल्कुल, मणिपुर में भी मनाया जाता है संतरा महोत्सव, मुख्यतः उसी का है। लेकिन
इस टाइम पर जो ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया जाता है, यानी कि अभी बात करें अगर जनवरी के आसपास में, तो जनवरी के आसपास में जो ऑरेंज फेस्टिवल या संतरा महोत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में, और ये पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है। ठीक है, संतरा महोत्सव मणिपुर का भी है, ये भी आप याद रखेंगे, मणिपुर का। जनरली अगर संतरा महोत्सव पूछा जाएगा तो आप मणिपुर ही बताएंगे। वैसे अगर ऑरेंज मतलब ये थोड़ा सा मतलब जोकिंग पार्ट है कि देखो ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाए तब आपको नागालैंड लगाना है, और अगर संतरा महोत्सव पूछा जाए तब आपको मणिपुर बताना है। क्यों? देखो एक चीज और आप ऐसे याद रख सकते हो, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो है इंग्लिश। ठीक है, क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला आप समझेंगे कि नागालैंड में आएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, नागालैंड थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023। ठीक है, तो ये कोहिमा में मनाया गया, और कोहिमा जानते हो आप नागालैंड की राजधानी है। यहाँ पर संतरे के बागान में लगभग 35,000 से ज्यादा पेड़ खड़े हुए हैं, और गांव को सालाना 40 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ से होती है। दुनिया भर में अगर बात किया जाए तो भारत 3% कंट्रीब्यूशन करता है संतरा का। दुनिया भर में जितना संतरा प्रोड्यूस होता है उसमें से 3% योगदान भारत का रहता है। बहुत ज्यादा तो नहीं है। भारत 9वें स्थान पर है, ठीक है, ओवरऑल विश्व में। और भारत में अगर पूछा जाए किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा में होता है। लेकिन अगर इसके महोत्सवों की बात की जाए तो नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है, इसका महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब नागालैंड की बात, नागालैंड अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में यहाँ पर है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को कैसे याद रखना है? याद रखिएगा, असम में देखो जंगल है, और जंगल में नागमणि है, ये समझिएगा। क्या समझिएगा? असम में जंगल है और असम में नागमणि है। क्या है? नागमणि है। तो देखो नागमणि है तो यानी नागालैंड ऊपर है और मणिपुर नीचे है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था, दूसरे की क्या बात करूं, कि जैसे लगता था कि मणिपुर ऊपर है नागालैंड नीचे है। ठीक है, तो जब भी अगर जैसे मुझसे पूछा जाता कि बताओ ये किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो फिर गलती से यहाँ पर एक राज्य ये छूट जाता था, क्योंकि अगर नागालैंड नीचे बता दिए तब आप कहोगे कि नागालैंड मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और अगर मणिपुर नीचे बताए तब तो सही होगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि असम में नागमणि है, तो असम से ऐसे ही घटाते चले आओ, नागमणि, नागमणि। ठीक है ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, नागमणि है तो यानी नागालैंड ऊपर है, मणिपुर नीचे है और मिजोरम नीचे है, उसके सबसे नीचे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर आप याद रखोगे तो आसानी से आई थिंक याद हो जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पर नेफ्यू रियो जो है ये सीएम है, गवर्नर है जगदीश मुखी। ये अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से शेयर कर रहा है, नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहीं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और यही क्वेश्चन मैं आपको याद भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। जब ये भारत का मैप मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से सब याद हो जाएगा। फिलहाल बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। राजकीय पशु यहाँ का मिथुन है, राजकीय पक्षी ब्लिथ ट्रोपोगोन है। आगे देखते हैं, बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोस्तों ऑपरेशन अलर्ट जारी किया है, और ऑपरेशन अलर्ट के तहत जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑप्स अलर्ट, देखिए इस नाम से एक एक्सरसाइज भारत कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 26 जनवरी का जो गणतंत्र महोत्सव होता है ना, जो कि चलता है 23 जनवरी से शुरू होता है और 28 से 30 जनवरी तक चलता है, तो बहुत सारे सेनाएं और डेलीगेट्स जो है वे सभी बिजी रहते हैं इस महोत्सव के अवसर पर। तो ऐसे में घुसपैठ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान का जो भी बॉर्डर है ना, यानी गुजरात के कच्छ से लेकर के राजस्थान के बाड़मेर तक, इन सब एरिया में बीएसएफ के जवान बिल्कुल अलर्ट रहेंगे और पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे को विफल करने के लिए तैयार रहेंगे। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। ये बहुत बड़ी बात है। भारत आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, और दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ये देश बन गया है जो इतनी बड़ी स्केल में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, यानी जैविक खेती करता है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया अमंग टॉप 3 नेशंस इन एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2020। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगेगी जानते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा अर्जेंटीना में होती है, उसके बाद उरुग्वे में होती है, उसके बाद भारत में होती है। अर्जेंटीना, उरुग्वे आप देख पा रहे हो ये दक्षिण अमेरिकी देश है।
दक्षिण अमेरिकी देश जहां पर खड़े हैं वहां पर भी भारत कंपीट कर रहा है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें भी भारत कंपीट करता है। हथियारों की बात आती है तो उसमें भी भारत कंपीट करता है। ठीक है, यानी ओवरऑल देख रहे हो भारत कितना ज्यादा तेजी के साथ हर एक मामले में ये बढ़ता चला जा रहा है। और आई होप अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, डाउट नहीं है कि 2047 तक हम लोग एक एक विकसित, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। फिलहाल जैविक खेती के विस्तार में भारत 3 देशों में शामिल हो चुका है। 2020 के सर्वे के अनुसार ये डाटा, ये रिपोर्ट जारी की गई है। जैविक खेती करने वाला पूर्णतया भारतीय राज्य आपको याद ही होगा, कई बार याद करवाया गया है। पूर्णतया भारतीय राज्य, पूर्णतया जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम है ना, सिक्किम है ना फर्स्ट, ये भी याद रखेंगे आप, पूछा जाएगा आपसे। अगला, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो टाटा ट्रस्ट के सीईओ नियुक्त किए गए दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा। कौन? सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। यहां पर आप देख पाओगे सिद्धार्थ शर्मा अपॉइंटेड सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट दोस्तों टाटा ग्रुप का एक एनजीओ है। एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प के लिए काम करता है। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट बेसिकली एक संस्था है जो लोगों की हेल्प वगैरह करता है। तो 24 जनवरी 2023 को सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, इसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है, मुख्य परिचालन अधिकारी। किसे? अपर्णा उप्पुलुरी को। ठीक है, अपर्णा उप्पुलुरी ये वर्तमान में भारत, नेपाल और श्रीलंका की ये कार्यक्रम निदेशक हैं, लेकिन अब यहां पर सीओओ भी नियुक्त होंगी। अगला, हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया? बालकृष्ण दोषी का नाम आपको याद होगा क्योंकि 2022 में एक और क्वेश्चन जब बना था करंट अफेयर का इनसे, तब मैंने आपको बताया था, कवर कराया था और कई बार रिवीजन भी आपको कराया था। बालकृष्ण दोषी जी अब नहीं रहे। ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यहाँ पर आप देखोगे द प्रिंट का आर्टिकल है, रिनोड आर्किटेक्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी बीवी दोषी नो मोर। तो ये हैं बालकृष्ण दोषी जी, ये बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे, बहुत सारे अवार्ड पा चुके थे। जैसे इनको प्रियजकर पुरस्कार मिल चुका था, ये प्रियजकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे 2018 में। इसके अलावा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 2020 में। 2022 में जब मैंने बताया कि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मैंने कवर कराया था, रॉयल गोल्ड मेडल मिला था इनको, और रॉयल गोल्ड मेडल के लिए 2022 में चर्चे में थे। अभी इनका निधन हो गया है। अब ये तो थे टॉप 11 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने टॉप 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं आज। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएससी सीजीएल का आज भी थोड़ा सा तेजी से हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। कौन सी लोक शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? विदेशिया। कटीली झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? शुष्क रेगिस्तानी। और कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। 8वीं बार बिहार के सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। और कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के लिए विचारों से प्रेरित है? सार्वजनिक। ये तो ऑप्शन देख करके लगाना था। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? दिल्ली के द्वारा, कवर कराया गया था आपको। ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये एक्चुअली में युवा ओलंपिक की बात की गई थी, युवा ओलंपिक खेलों की, तो सिंगापुर में। ठीक है, कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन देख करके लगाना था। ओणम मनाया जाता है। 1791 में किस शहर में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो बनारस हिंदू कॉलेज, आप जानते हो बीएचयू के नाम से। ठीक है, 1916-17 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1916-17 में एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय वगैरह ने मिलकर की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में देश में इंडिया हाउस की स्थापना की, लंदन में की थी। ठीक है, ये 10 और क्वेश्चन सीजीएल में जो एग्जाम में पूछे गए थे, जो पिछला अभी एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसके क्वेश्चन थे। लास्ट डे का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल होने वाला 39वां स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। 40वां धौलावीरा था। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो जरूर आप आंसर कीजिएगा। और हाँ, ऑफर चल रहे हैं तो ऑफर का फायदा उठाइए। कूपन कोड में यूज कीजिएगा आजादी, आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 80% तक का है।
हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर आप जाइए, देखिए अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग जगह पर है, तो आप इनका फायदा आज उठा सकते हैं। जो आजादी कूपन कोड है ये आप यूज करना मत भूलना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।